हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन दी बियरिंग कैपेसिटी, है ना। तो वो टेस्ट मेरे पास क्या है, एसपीटी टेस्ट। ठीक है, तो एसपीटी टेस्ट का यूज जो है वो मैं डायरेक्टली बियरिंग कैपेसिटी निकालने में नहीं करूंगा। एसपीटी टेस्ट का जो मैं यूज करने वाला हूं, जिसको शॉर्ट में मैं कह रहा हूं एसपीटी टेस्ट, उसका एक्चुअल नाम क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। मैंने आप लोगों को याद होगा तो बताया था कि हमारे पास टोटल 3 टाइप के फील्ड के टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एक तो प्लेट लोड टेस्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एंड देन नेक्स्ट विल बी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सेकंड टेस्ट की कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में मैं क्या कहूँगा, एसपीटी टेस्ट। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में मैं एसपीटी टेस्ट भी कह सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम इस टेस्ट के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि मैं बात कर रहा हूं आपके स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को मैं अब मैं शॉर्ट में एसपीटी टेस्ट कहने वाला रहूंगा हर जगह पर। एक बात। दूसरी बात कि इस एसपीटी टेस्ट से आप डायरेक्टली बियरिंग कैपेसिटी नहीं निकाल सकते हैं। इसमें हम एसपीटी नंबर कैलकुलेट करेंगे, एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एसपीटी नंबर कहूँ या एसपीटी वैल्यू कहूँ, बोथ आर सेम। तो एसपीटी नंबर हम कैलकुलेट करेंगे इस टेस्ट के अंदर, और उस एसपीटी टेस्ट से जो एसपीटी नंबर हम यूज करेंगे, उस एसपीटी नंबर का यूज करते हुए हम बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करने वाले हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग इक्वेशंस दे रखी है विच आर द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू, एसपीटी वैल्यू। तो आपको इस टेस्ट से एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर वो जो इक्वेशंस अवेलेबल है उसके अंदर पुट करना है, और वहां से आपकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट करना है। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है, वो कोड आपको यूज करना पड़ेगा IS 2131 1981। क्या कोड है हमारे पास? हमारे पास कोड है IS 2131 1981। ठीक है, तो ये कोड है हमारे पास। इस कोड का यूज करते हुए हम एस्टिमेट करेंगे आपका एसपीटी वैल्यू। अच्छा, ये जो कोड है, अब कैसे इसमें हमें यूज करना है, कैसे परफॉर्म करना है एसपीटी टेस्ट, समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं रफली आपको पूरा सिखा देता हूं, देन मैंने उसको लिख रखा है बोर्ड पर, बाकायदा आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी फिलहाल में देखिए तो सबसे पहले ये जो एसपीटी टेस्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने ग्राउंड में एक बोरहोल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक बोरहोल प्रिपेयर किया। आपको ये नजर आ रहा है, या आपने एक बोरहोल प्रिपेयर कर रखा है, एक गड्ढा बना रखा है लंबा सा। ठीक है, ये जो बोरहोल है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गड्ढा बना रखा है इसको जनरली हम कहते हैं बोरहोल। चलिए, आपको बोरहोल पता लग चुका है। ये बोरहोल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर जनरली रखा जाता है यहाँ पर तकरीबन, इसका डायमीटर 100 mm से लेकर कहाँ तक, 150 mm तक। 100 से 150 mm तक आपको एक बोरहोल प्रिपेयर करना है। एक बात। दूसरी बात, जब ये बोरहोल आप बना रहे हैं तो इसके अंदर आप केसिंग एंड ड्रिलिंग मड का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये केसिंग क्या है, ड्रिलिंग मड क्या है। तो देखिए, जब भी आप ये बोरहोल बनाते हैं, जब ये गड्ढा बना रहे हैं, लार्ज डायमीटर इज ऑल्सो लार्जर, बट इसकी डेप्थ क्या है, ज्यादा है। तो जब डेप्थ ज़्यादा है तो मैनुअली तो इसको मुश्किल होता है ऑपरेट करना या प्रिपेयर करना। तो हम क्या करते हैं, मशीनरी ऑपरेटेड होते हैं। तो जब आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रिल से घुमा रहे हैं, तो आप सोचिए जब यहाँ से आपने ड्रिल्स को घुमाया तो ये जो सॉइल यहाँ से कट रही है, जिसको हम नाम देते हैं कटिंग्स। कटिंग्स का मतलब क्या है, जो सॉइल ऐसा जैसे ड्रिल गोल गोल घूम रहा है, तो ड्रिल गोल घूमने से जो सॉइल आसपास की कटेगी, वो कट के कहाँ गिरेगी, तो वो कटा हुआ पार्ट सॉइल का वो क्या कहलाता है, कटिंग्स कहलाता है। तो वो कटिंग्स कहाँ गिरेगा, नीचे, यहाँ पर गिरने लगेगा गड्ढे में, तो ये पूरा फील हो जाएगा नीचे का पार्ट। मतलब आप जैसे से बोरहोल लाते जा रहे हैं, आसपास की सॉइल कट होके उसकी कटिंग्स नीचे गिरने लगते हैं। तो
फिर क्या किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर केसिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि आपका स्टील का एक केसिंग होगा, क्योंकि आप सोचिए जब आपने गड्ढा बना दिया है तो ये जो सॉइल एलिमेंट्स होंगे, यहाँ के जो सॉइल एलिमेंट्स होंगे वो इनइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुके हैं। यदि ये सॉइल कोहेजन लेस है, ये सॉइल लूज है, तो ऐसी सॉइल्स क्या होगी, गड्ढे में गिरने लगेगी। ऐसा मैं आपको लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर लगने लगता है, कन्फाइनिंग प्रेशर, तो ये सॉइल इसमें गड्ढे में गिरने लगेगी। तो उस सॉइल के गिरने को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केसिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टील की प्लेट्स चारों तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको तो हम कहते हैं केसिंग। तो वो केसिंग क्या होगा, जैसे से आप ड्रिल अंदर अंदर घूमता चला जाएगा, साथ ही साथ में केसिंग भी इसके साथ में क्या होगा, नीचे आता चला जाएगा। ड्रिल घूमता जा रहा है, केसिंग नीचे आता चला जाएगा, ड्रिल घूमता जा रहा है, केसिंग नीचे, ड्रिल घूम रहा है, केसिंग नीचे। तो ड्रिल बाहर निकाल लिया, केसिंग इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है, तो केसिंग पूरा आपने इंसर्ट कर दिया। एक बात, ये एक तरीका हो सकता है केसिंग डालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि गड्ढा बना के यहाँ पर केसिंग रखा और फिर उसको पंच लगाया, है ना, तो केसिंग को ऐसा दबा दबा के हैमर से भी आप क्या कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। केसिंग इज अ होलो पाइप, केसिंग इज अ बिग डायमीटर होलो पाइप है जो कि इसके अंदर चलेगा। अब ये बीच में मुझे खाली नजर आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको मैं बिग डायमीटर होलो पाइप के उसे शो कर देता हूं। आप देखिए यहां पर क्या हो चुका है, हमने एक केसिंग फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया है, नजर आ रहा है आपको, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं जो कि थिकनेस ऑफ केसिंग को शो कर रहा होगा। एक और मैंने वर्ड यहाँ पे आप लोगों को बोला था, ड्रिलिंग मड। अब ये ड्रिलिंग मड क्या नया चीज आ चुका है सर, तो जो ड्रिलिंग मड है उसका भी जो फंक्शन है वो है जो यहाँ पर कटिंग्स आने वाली है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अभी मैंने क्या दिखा है आपको, चारों तरफ से एक डायमीटर वाला होलो पाइप नजर आ रहा है। ये आपका उसकी चूंकि फ्रंट भी है इसलिए आपको इस साइड में उसकी थिकनेस नजर आ रही होगी। यहां पर ये आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, केसिंग डाल दिया। दूसरा मैंने टर्म आपको बताया था ड्रिलिंग मड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिलिंग मड? तो आप जब इसके यहाँ पर क्या करते हैं, तीन चीजें हम एक साथ करते हैं, एक तो केसिंग और दूसरा एक ऐसा ड्रिल रहेगा जिसमें से पंप होते हुए मड निकलने वाला है। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से ये सिस्टम होगा कि आपका ये ड्रिल है, इस ड्रिल के ये शार्प एजेस होंगे, नजर आ रहे हैं आपको, ये ड्रिल ऐसा घूमता हुआ होगा, कुछ इस फैशन में ड्रिल होगा और ये घूमता हुआ रहेगा। इसी के साथ में इसके अंदर एक फैसिलिटी और होगी कि ये ड्रिल में से होते हुए यहाँ पर क्या होगा, मड बाहर निकलेगा, है ना, मड बाहर निकलेगा। और ये मड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फ्लूइड के फॉर्म में होगा, जो कि मिक्सचर होगा बेंटोनाइट सॉइल एंड वाटर का, है ना। जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बेंटोनाइट सॉइल, वो बेंटोनाइट सॉइल को वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पर हम बाहर रखते हैं ग्राउंड सरफेस पर, और कहाँ डालते हैं उसको पंप करते हुए अंदर डालते हैं इस ड्रिल के साथ में। तो क्या होगा, जैसे ये ड्रिल घूमता चला जा रहा है, आप सोचिए ये साथ में केसिंग है और यहाँ पर एक ड्रिल जा रहा है अंदर, जो कि ड्रिल घूम रहा है, आसपास की सॉइल को काट रहा है, साथ साथ में आपका केसिंग भी नीचे आ रहा है। केसिंग पहले हमने नहीं डाला है, बाद में, पहले ड्रिल आ रहा है और ड्रिल अपने साथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आसपास की सॉइल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, आसपास की सॉइल को कट कर रहा है, और साथ ही में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, केसिंग प्रेजेंट है इस लेवल तक में, साथ साथ में केसिंग भी नीचे आ रहा है, ड्रिल भी नीचे आ रहा है। तो आप सोचिए जब केसिंग साथ में है तो केसिंग और ड्रिल दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, केसिंग और ड्रिल दोनों की सरफेस के बीच में स्पेस अवेलेबल है। मैं क्या कर रहा हूं, इस ड्रिल के साथ में, ड्रिल होलो रहेगा, इस ड्रिल के साथ में बेंटोनाइट और वाटर का मिक्सचर, जिसको मैं मड कहूंगा, पंप करता हूं, अंदर भेजता हूं, तो यहां से होल होगा जिसमें से ये मड बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, जब ये ड्रिल घूम रहा है, आसपास की सॉइल को काट रहा है और साथ ही साथ में मड भी हम पंप कर रहे हैं, तो वो जो सॉइल कटा है वो इस मड के साथ मिक्सचर बनाएगा। और चूंकि हाई पंप से हम यहां से ऊपर से हाई पंप से ये मड नीचे भेज रहे हैं, तो क्या होगा, इन सरफेसेस से वो क्या हो जाएगा, मड बाहर आ जाएगा। यहां से होता हुआ ये मड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो मड इस बार अकेला नहीं आएगा, मड किसके साथ में आएगा, मड आपका आएगा यहाँ पर सॉइल कटिंग्स के साथ में। तो जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था
कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरे पास ये जो सॉइल काट रहा था वो कटिंग्स वहीं गिर रही थी, इस बार वहां नहीं गिरेगी, क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी मड के साथ में। सो हाई प्रेशर के साथ आप मड को पंप करेंगे अंदर की तरफ, कटिंग होती चली जा रही है, मड फ्लो के बाहर आता चला जा रहा है ना। तो अब आपने क्लीन बोरहोल प्रिपेयर कर लिया है 100 mm से 150 mm तक। तो कभी कभी आप केवल केसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कभी कभी आप केवल ड्रिलिंग मड भी कर सकते हैं, कभी कभी दोनों साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ तक का मेरा बोरहोल के बारे में डिस्कशन था 100 mm से 150 mm डायमीटर तक। चलिए अब क्या करना है, ये तो लेवल क्या हो गया मेरा, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है ये लेवल आपका है बोरहोल का लेवल। इसके नीचे सॉइल प्रेजेंट है, देखो भाई सॉइल यहां भी प्रेजेंट है, सॉइल यहां भी प्रेजेंट है, सॉइल पूरा यहां पर भी प्रेजेंट है। सिर्फ इतने से पोर्शन में सॉइल प्रेजेंट नहीं है, एक होलो पाइप आपने फॉर्म कर दिया जिसको हम बोरहोल कहते हैं। अब ये जो एसपीटी टेस्ट हम करते हैं वो इस बोरहोल लेवल, इस बोरहोल का ये जो लेवल है, ये जो बॉटम लेवल है, इसके नीचे परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म किया जाता है समझने की कोशिश करिए। आपको ये जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो 3 स्टेजेस में परफॉर्म करना रहेगा। कैसे 3 स्टेजेस में परफॉर्म करना रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो ये पूरा सॉइल प्रेजेंट है, तो हम ये जो टेस्ट है वो 3 स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले तो मैं ये बताता हूं, अब मेरे पास रहेगा स्प्लिट स्पून सैंपलर। मेरे पास एक सैंपलर है जिसको मैं क्या कहता हूं, इस सैंपलर को, इस सैंपलर का नाम है स्प्लिट स्पून सैंपलर। ये कैसा दिखता है, ये स्प्लिट नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसका नाम स्प्लिट इसलिए है क्योंकि इसको बीच में से स्प्लिट किया जा सकता है। ये सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, होलो पाइप की तरह। क्या है ये, एक होलो पाइप है जो कि स्प्लिट हो सकता है। कैसे स्प्लिट हो सकता है, हाफ डायमीटर ये है, हाफ डायमीटर ये है, ये बन चुका है और इसकी लेंथ होगी पूरी, ये क्या बन चुका है, आपका स्प्लिट स्पून सैंपलर बन चुका है। इसके अंदर हम सॉइल को, ये होलो रहेगा, इसके अंदर हम सॉइल को कलेक्ट कर सकते हैं। सॉइल कलेक्ट हो गई इसके अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं सैंपलिंग। सॉइल कलेक्ट करना ग्राउंड में से इस होलो पाइप के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग। फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, सॉइल निकालें कैसे, बहुत लंबा पाइप है कम डायमीटर का, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, फिर सॉइल को कलेक्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में सॉइल को। तो इसलिए इसका नाम है स्प्लिट स्पून सैंपलर। इसको 2 पार्ट में साथ तोड़ सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं इसको, तो नाम हो गया स्प्लिट स्पून सैंपलर। तो मेरे पास ये एक सैंपलर अवेलेबल होता है। अब इसको करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर करना ये काम रहेगा कि सबसे पहले आप इस सैंपलर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। क्या कर देंगे आप, इस सैंपलर को इस बोरहोल के बॉटम लेवल पर प्लेस कर देंगे और इसके साथ में एक रॉड भी अवेलेबल होगा कुछ इस तरीके से, आपको नजर आ रहा है ना। तो इसके साथ में एक रॉड भी अटैच होगा और इस रॉड के ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है एक बड़ा सा क्या रहने वाला है, इसके पास हमारे पास एक बड़ा सा हैमर। तो आप देखिए, एक तो मैंने ये क्या बनाया, सैंपलर, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये है आपका सैंपलर, स्प्लिट स्पून सैंपलर। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका, ये है आपका हैमर या वेट जिसको कह सकते हैं। इसका वेट जो होगा बहुत भारी होगा। तो आपको ये क्या है नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, हैमर है, नजर आ रहा है आप लोगों को कुछ इस तरह से। तो वो जो हैमर है वो इस रॉड से होते हुए जा रहा है, ठीक है। अब वो हैमर होलो हो सकता है, ये जो हैमर है वो होलो हो सकता है, वो रॉड उसके बीच में से जा रही होगी, तो रॉड को हमने बाहर निकाल दिया वो हैमर में से, ठीक। अब इसके साथ में अटैच होता है एक चेन, यहां कहीं पर एक चेन क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है। तो देखो 3 चीजें हो गई है। पहला चीज आपका ये क्या है, सैंपलर, उसके ऊपर क्या रखा है, हैमर, और हैमर के साथ में एक चेन अटैच है जो कि इस ग्राउंड सरफेस से बाहर की तरफ आ रहा होगा। आप लोगों को अब क्या करना है, सेटअप क्या है इसका, सेटअप ऐसा है कि सेटअप तैयार हो चुका है। बोरहोल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 100 से 150 mm डायमीटर तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर केसिंग रख सकते हैं और ड्रिलिंग मड भी रख सकते हैं सॉइल कटिंग्स को बाहर करने के लिए। क्लीन बोरहोल में प्रिपेयर करूंगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं वो बोर
होल के बॉटम पर परफॉर्म करने वाला हूं, तो मैंने उसके बॉटम पर क्या रख दिया, सैंपलर रख दिया। स्टील का एक सैंपलर होगा जो कि कैसा होगा, स्प्लिट स्पून सैंपलर होगा, रख दिया। उसके ऊपर मैंने हैमर रख दिया और हैमर के साथ एक रोप अटैच्ड होगी, स्टील की चेन अटैच्ड होगी जो कि इस तरीके से बाहर आ रही होगी। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, आपको इस हैमर को, यहां पर ये चेन है तो मैनुअली या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी होते हैं, बट अभी मैं फिलहाल में मैनुअली आपको बता रहा हूं कि इस हैमर को आपको क्या करना है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ होगा, एक पर्सन खड़ा हुआ होगा, ऑब्जर्वर, वो क्या करेगा, 3 पाँव नहीं होते, 2 पाँव होते हैं इंसान के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको पकड़ेगा चेन को और इस हैमर को क्या करेगा, खींचेगा, लिफ्ट करेगा। कितनी हाइट तक लिफ्ट करेगा, तो वो इस हैमर को यहां से उठाकर यहां तक लिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इतना उसने क्या कर दिया, हैमर को लिफ्ट किया। तो आप देख सकते हैं उसने हैमर को क्या कर दिया है, लिफ्ट कर दिया है। चेन इसके साथ अटैच्ड थी तो उसने क्या किया, हैमर को यहां से शिफ्ट करते हुए ऊपर उठा लिया है, खींचकर, चेन का यूज करते हुए खींचा हैमर को ऊपर की तरफ उसने उठा लिया। कितनी हाइट तक उठाना है उसको, ये उठाना है, उसको ये उठाना है 75 सेंटीमीटर हाइट तक। उसने इस हैमर को 75 सेंटीमीटर हाइट तक उठाया और फिर अचानक वापस छोड़ दिया। तो आप सोचिए ये हैमर जो है इसका वेट है तकरीबन 63.5 kg का, जिसको ये आदमी 75 सेंटीमीटर हाइट तक उठा रहा है रोप का, रस्सी का यूज करते हुए या स्टील चेन का यूज करते हुए, और वापस छोड़ रहा है। और ये जाएगा छूट के, जैसे ये इसको छोड़ेगा तो ये कहाँ आके गिरेगा, ये जो सैंपलर था इसके ऊपर आके गिरेगा, राइट। और ये सैंपलर कैसा है, होलो है, मैं आपको बता चुका हूं एक होलो पाइप की तरह है। तो ये सैंपलर कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर नीचे घुसेगा, क्योंकि इस पे क्या पड़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, तो ये सैंपलर अब इसके अंदर घुसने लगेगा सॉइल के अंदर। फिर हमने क्या किया, अब और लिफ्ट किया, फिर ड्रॉप किया हैमर, और अंदर घुसेगा सैंपलर, और लिफ्ट किया और ड्रॉप किया। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। कब तक करते रहना है, अब मैं बताता हूं। ये टेस्ट को आपको 3 स्टेजेस में परफॉर्म करना है। आपका फर्स्ट स्टेज ये रहा, ये है थिकनेस आपकी 150 mm की। सेकंड, फिर थिकनेस है मेरे पास यहाँ पर सॉइल सैंपल में, सॉइल की 150 mm, और थर्ड थिकनेस भी आपके पास है यहाँ पर 150 mm की। तो 3 स्टेजेस से मेरा मतलब क्या है, 150 150 150 टोटल 450 mm थिकनेस तक, ये सॉइल की थिकनेस तक ये टेस्ट आपको परफॉर्म करना होता है। आपने हैमर को लिफ्ट किया, हैमर का वेट 63.5 kg है। हाइट ऑफ फ्री फॉल कहेंगे इसको, क्या कहते हैं, 75 सेंटीमीटर को हाइट ऑफ फ्री फॉल, मतलब इतनी हाइट तक उठा के उसको फ्रीली छोड़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर लगेगी, ये सैंपलर अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो सोचिए ये सैंपलर इतना अंदर घुस गया, और हमने नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और अंदर घुस गया, और नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और अंदर घुस गया, और नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और अंदर घुस गया। इसने फर्स्ट 150 mm थिकनेस कवर कर ली। और कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े इस सैंपलर को 150 mm थिकनेस तक अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, मुझे तकरीबन फॉर एग्जांपल 12 नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े। आर गेटिंग माई पॉइंट, कितने नंबर ऑफ ब्लोज, 12 नंबर ऑफ ब्लोज सपोज लगाना पड़े। मैंने टेस्ट को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने वापस करा। कैसे पता लगेगा कि ये 150 mm तक अंदर चले गया है, तो इसके ऊपर आपका रॉड पे क्या होगा, ग्रेजुएटेड होगा, इसके ऊपर निशान लगे हुए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये 50 तक अंदर जा चुका है ना। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 150 अंदर चले गया। और इसको पेनिट्रेट करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज लगाते चले जा रहे हैं हम कंटिन्यूअसली, और ये पेनिट्रेट होता चला जा रहा है आपका सैंपलर, और नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और नंबर ऑफ ब्लोज लगाए। इसने सेकंड लेयर भी पार कर ली। सेकंड लेयर पार करने में इसको फॉर एग्जांपल 20 नंबर ऑफ ब्लोज लगे होंगे। फिर हमने क्या किया, और नंबर ऑफ ब्लोज लगाते चाहे। और अच्छा, ये जो 20 है ये क्यूमुलेटिव नहीं लिखा है मैंने, इस 20 के अंदर ये 12 शामिल नहीं है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि यहां 8 लगे होंगे, सॉरी यहां पर तो 12 लगे हैं फर्स्ट लेयर में, दूसरी वाले में 8 लगे होंगे, तो टोटल 12 और 8 20 नंबर ऑफ ब्लोज में हमने 300 mm पार कर लिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तक मैं टोटल 12 + 20 मतलब टोटल
32 नंबर ऑफ ब्लोज लगा चुका हूं, ठीक है। तो ये जो 20 है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेयर को पार करने में नंबर ऑफ ब्लोज है, ये जो 12 है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर ऑफ लेयर को पार करने में नंबर ऑफ ब्लोज है। ऐसे ही फिर मैंने और नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और सैम्पलर को यहाँ तक 450 mm थिकनेस तक पहुँचा दिया और मुझे देखने को मिला यहाँ पर मुझे सपोज 24 नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े थर्ड लेयर में पेनिट्रेट कराने के लिए सैम्पलर को। तो सैम्पलर को मैंने पूरा पेनिट्रेट करा दिया है 450 mm थिकनेस तक। क्लियर है? अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैं इस टेस्ट में निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, मैं इस टेस्ट में निकालना चाहता हूं एसपीटी नंबर, जिसका यूज मैं करूंगा बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने में। तो एसपीटी नंबर यहां पर क्या है, एसपीटी नंबर है आपका नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज, ब्लोज का मतलब क्या है, कितनी बार उठाया कितनी बार ड्रॉप किया। एक बार उठा के ड्रॉप किया ये एक नंबर ऑफ ब्लोज कहलाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे एक बार उठाया ये एक और फिर छोड़ा दो हो गए, नहीं, उठाया छोड़ा एक कहलाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लोज लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन में जितने लगे वो आपका कहलाएगा एसपीटी नंबर। कहने का मतलब ये है कि ये 20 और ये 24 को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आपका एसपीटी नंबर। अब आप लोग पूछेंगे इन तीनों को क्यों नहीं ऐड किया, फर्स्ट वाले को ही क्यों ऐड, लास्ट के दो को ही क्यों ऐड किया। तो फर्स्ट वाले को हम सीटिंग ड्राइव के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो दिस टर्म, दिस नंबर वी कैन इग्नोर फॉर व्हाट, फॉर सीटिंग ड्राइव, ठीक है। तो उसको सीटिंग ड्राइव होने के लिए हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, यह आपका क्या कहलाएगा, एसपीटी नंबर कहलाएगा। इन दो को ऐड करा तो 20 प्लस 24 विल बी 44 विल बी द वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर। ये मैंने रेंडम वैल्यूज लिखे हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हर सॉइल के लिए रेंडम वैल्यूज मैंने लिखे हैं तो समझाने के लिए। तो ये आपका क्या हो चुका है, एसपीटी नंबर हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मैं कह रहा हूं कि एसपीटी नंबर बहुत ज्यादा है किसी सॉइल में, इसका मतलब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा है एसपीटी नंबर, इसका मतलब ये हो चुका है कि ये जो नंबर ऑफ ब्लोज यहां पर मैं लगा रहा हूं यही तो एसपीटी नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ ब्लोज मैं लगा रहा हूं इस सैम्पलर को पेनिट्रेट करने के लिए सॉइल के अंदर वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, यदि ज्यादा एसपीटी नंबर है तो। और वो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज कब लगेंगे, जब सॉइल क्या हो, स्टीफ हो, हार्ड हो। तो वो क्या होगा, जैसे आपने एक नंबर ऑफ ब्लो लगाया, नीचे से सॉइल स्टीफ है तो ये क्या करेगा, इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपके सैम्पलर को और अंदर घुसने नहीं देगा। तो जितनी ज्यादा हार्ड सॉइल है, जितनी ज्यादा स्टीफ सॉइल है, जिस सॉइल का डिग्री ऑफ फॉर्मनेस ज्यादा है, जो सॉइल वेल कंपैक्टेड है, उसके अंदर एसपीटी नंबर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यदि मैं कहूं कि एसपीटी नंबर बहुत कम है, मतलब कम नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पर ही सैम्पलर अंदर घुस चुका है, मतलब सॉइल पूरी तरीके से क्या है, लूज है, सॉफ्ट है। तो यहां पर इसी कंसेप्ट पर, इस डायनामिक इफेक्ट के कंसेप्ट पर ही हमने सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करने का थ्योरी निकाला है नंबर ऑफ ऑथर्स ने। तो वहां पर जो उनकी बियरिंग कैपेसिटी है, दीज आर द फंक्शन ऑफ योर एसपीटी नंबर। इफ द एसपीटी नंबर इज वेरी हाई, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल बी हाई। इफ द एसपीटी नंबर इज वेरी लेस, दैट मीन द सॉइल इज लूज, द बियरिंग कैपेसिटी इज आल्सो वेरी लूज, इज लेस, आई कैन से, है ना। तो यहां पर आपको ये एसपीटी नंबर कैलकुलेट करना है, विच आर द टोटल नंबर ऑफ ब्लोज required to penetrate your sampler in last 300 mm thickness of the soil। इस फर्स्ट 150 mm थिकनेस को आपको इग्नोर करना है, वहां पर जो नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं। क्लियर है इतना? एक बात। दूसरी बात, ये जो एसपीटी टेस्ट है इसमें हम निकाल क्या रहे हैं, एसपीटी नंबर निकाल रहे हैं। क्या एसपीटी नंबर कभी जीरो हो सकता है? हाँ, एसपीटी नंबर जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? देखो, यदि मैं आपको कहूं, चलो फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहूं कि आपको जब ये टेस्ट चालू करना है तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर आपका सैम्पलर रखना है और डायरेक्टली उसके ऊपर ऐसा लोड लगाना चालू नहीं करना है। आपको पहले यहां पर सैम्पलर रखना है और सैम्पलर उस टाइम पे ये हैमर इसके ऊपर नहीं रखा रहेगा। इस सैम्पलर को आपको इस सॉइल के ऊपर रखना है, बोर होल के बॉटम में, और फिर उस सैम्पलर को अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण कुछ टाइम तक सिंक होने देना है, मतलब पेनिट्रेट होने देना है। वी हैव टू अलाउ द सिंकिंग ऑफ योर सैम्पलर ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ द सैम्पलर के कारण आपका जो होगा, सैम्पलर सिंक करेगा, पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर। तो सोचिए
यदि सॉइल बहुत ज्यादा लूज है जिसके कारण, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट है जिसके कारण आपका ये जो सैंपलर है अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण पूरा की पूरा अंदर चला गया। what is the meaning? The meaning is you have not applied any dynamic force, or you have not applied any number of blows. Without applying the number of blows due to the self weight, the entire assembly or the entire sampler gets penetrated into the soil. That means your SPT value is 0. You have not applied any number of blows. SPT is what? The number of blows, but you have not applied any number of blows, and then also it's get penetrated into the soil. So यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आपका SPT क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ गेट एग्जाम के अंदर 1 मार्क के लिए, if due to the self weight of sampler due to the self weight of the sampler gets shrinked or sinked or penetrated into the soil, then the SPT value is first can't be estimated, second infinite, third 0, fourth option none of this. आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0। क्लियर? क्योंकि ये कोड ने लिखा है ऐसा 2131 1981 में। ठीक है, तो ये था आपका पिक्चर किसके ऊपर? एसपीटी टेस्ट के ऊपर, किस तरीके से हम एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब क्या ये टेस्ट जो है ये 450 mm तक करके टेस्ट खत्म हो जाता है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, आपको अलग अलग इंटरवल्स पर, अलग अलग लेवल ऑफ सॉइल्स पर ये टेस्ट परफॉर्म करके देखना है। भाई हो सकता है ये जो 450 mm थिकनेस है यहां तक के सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और रही होगी, इस 450 के नीचे जो सॉइल होगी वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल के कुछ और होंगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट होगा इसको अलग अलग लेवल्स पर परफॉर्म करके देखना है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट आपको परफॉर्म करना है एट एवरी चेंज इन स्ट्रेटा इन सॉइल स्ट्रेटा, एक ऑप्शन तो ये, और दूसरा एट 1.5 मीटर इंटरवल। विच एवर इज लेस और मिनिमम, उस पर आपको परफॉर्म करना है। कहने का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एट एवरी चेंज इन सॉइल स्ट्रेटा, मतलब जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल में ये टेस्ट मेरे को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तो मैं कर रहा हूं। फिर 1 मीटर के बाद दूसरे सॉइल चालू हो गई, कोई दूसरा सैंडी सॉइल चालू हो गई, फिर 1 मीटर के बाद सिल्टेड सॉइल चालू हो गई, फिर 1 मीटर के बाद कोर्स सैंड चालू हो गया। तो जैसे जैसे सॉइल का स्ट्रेटा चेंज होता चला जा रहा है अलग अलग डेप्थ पर, आपको हर एक सॉइल में क्या होगा, ये एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि सॉइल यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द डेप्थ, तब भी आपको 1.5 मीटर इंटरवल पर, 1.5 मीटर इंटरवल पर एक टेस्ट होगा, फिर दूसरे 1.5 इंटरवल पर, तीसरे 1.5 इंटरवल पर, चौथे 1.5 इंटरवल पर। तो इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू रहेगी उस पर आपको क्या करना होगा, उस इंटरवल को लेते हुए आपको टेस्ट परफॉर्म करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल एट एवरी चेंज इन सॉइल स्ट्रेटा, यदि मैं कह रहा हूं कि जो सॉइल स्ट्रेटा है वो 2 मीटर, हर 2 मीटर पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर आपको 1.5 मीटर इंटरवल पर टेस्ट करके देखना होगा, क्योंकि दोनों में से कम जो होगा उसके लिए मैं करूंगा। फिर यदि मैं या तो कह रहा हूं कि आपका जो सॉइल स्ट्रेटा है वो हर 1 मीटर पर चेंज हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, 1 मीटर, हर एक 1 मीटर पर आपको टेस्ट करके देखना है। तो इन दोनों में से जो भी कम रहेगा थिकनेस, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, मिनिमम लेते हुए आपको इंटरवल्स में हर एक लेवल पर क्या होगा, चेक करना होगा। तो हमने क्या किया, हर एक लेवल पर चेक कर लिया है, टेस्ट को परफॉर्म कर लिया है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एसपीटी हर एक सॉइल की आ चुकी है। अब ये जो एसपीटी आपने कैलकुलेट कर रखा है, इस एसपीटी वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर वो करना होगा, करेक्शंस लगाने होंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके अंदर करेक्शंस लगाए जाते हैं। तो यहां पर आपको देखिए, ये वाला फिगर तो आप लोग बना लेंगे अच्छे से, ये रेंडम वैल्यूज है, यहां पर ये मैंने रेंडम वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो आप वैल्यूज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में
हाइट ऑफ फ्री फॉल, ठीक, 63.5 kg हो गया, सैंपलर हो गया, हैमर हो गया, बोर हो गया, जिसका डायमीटर 160 mm से 150 mm हो गया, 150 150 150 हो गया। इन दोनों को ऐड करूंगा, एसपीटी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जो नंबर होगा, नंबर ऑफ ब्लोज, उसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ फॉर सिटिंग ड्राइव। ये वाला फिगर आप बना सकते हैं, ये कंप्लीटेड है ना। इसके बारे में जो थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, इतना सब कुछ वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप नोट्स बना पाएंगे प्रॉपरली। पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। अभी यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, अलग अलग लेवल्स पर क्या कर लिया, एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है ना। अब इस एसपीटी वैल्यू को आप एज इट इज बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करने में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि यहां पर जो एसपीटी वैल्यू निकली है, ये ग्राउंड से जो निकली एसपीटी वैल्यू, इसमें कुछ करेक्शंस लगाने होंगे। वो करेक्शन लगाने के बाद जो आपको करेक्टेड वैल्यू मिलेगी, उस करेक्टेड वैल्यू का आप यूज करेंगे बियरिंग कैपेसिटी निकालने के अंदर, ठीक है। तो मुझे वैल्यूज को करेक्ट करना है। यहां पर मेरे पास दो टाइप के करेक्शंस होते हैं। करेक्शंस मैं यहां पर लिखता हूं। फर्स्ट करेक्शन जो मेरे पास होता है, वो करेक्शन कहलाता है ओवरबर्डन करेक्शन। क्या मीनिंग होता है ओवरबर्डन करेक्शन का, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, मैंने लिख रखा है यहां पर ओवरबर्डन करेक्शन। अब इस ओवरबर्डन करेक्शन में एसपीटी को हम कैसे करेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करिए। जनरली ये जो ओवरबर्डन करेक्शन है, वो कौन से टाइप की सॉइल में यूज होता है? वो कोहेजन लेस या ग्रेनुलर सॉइल में यूज होता है। तो अभी फिलहाल में मैं लिख रहा हूं कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा ये वाला करेक्शन। अच्छा, क्यों भाई कोहेजन लेस सॉइल में ऐसा क्या चीज है? तो कोहेजन लेस सॉइल जब भी आपके पास रहती है, तो आप देखिए इस लेवल के नीचे जाते जाइए, इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ग्राउंड सरफेस के नीचे जाओगे, डेप्थ बढ़ती चली जा रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते हैं, मतलब ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता है। इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, ओवरबर्डन प्रेशर कह सकता हूँ। तो जैसे जैसे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डेप्थ बढ़ने पर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कन्फाइनिंग प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं इस जगह पर क्या कन्फाइनिंग प्रेशर है, कम है, इस जगह पर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जा रही है, ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कन्फाइनिंग प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यदि मैं जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं वो ग्राउंड सरफेस से बहुत नीचे की तरफ कर रहा हूं, ग्राउंड सरफेस से बहुत नीचे की तरफ, मतलब लार्ज डेप्थ पर यदि मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब वहां पर कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब कन्फाइनिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है कि मैं कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा लार्ज डेप्थ पर यदि आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका सैंपलर है, तो कन्फाइनिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। मतलब इसको सॉइल जो होगा लेटरली डायरेक्शन में कन्फाइंड करके रखी होगी। अब आप इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज लगा रहे हैं इस सैंपल के ऊपर, इस सैंपलर के ऊपर। यह है आपका सैंपलर, ये है आपका सैंपलर, जिसको सॉइल ने होल्ड करके रखा हुआ है, फिर भी आप नंबर ऑफ ब्लोज लगाते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़ेंगे इस सैंपलर को पेनिट्रेट कराने के लिए, करेक्ट? क्योंकि सॉइल ने तो बहुत ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लगा के इसको होल्ड कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एसपीडी नंबर है वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सॉइल है उसमें जो एसपीटी वैल्यू है बहुत ज्यादा आने वाला है, मतलब वो क्या हो चुका है, ओवर एस्टिमेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, ओवर एस्टिमेटेड हो चुका है। नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन आप सोचिए, यदि मैं ये जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा डेप्थ पर परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, सपोज यहां कहीं पर परफॉर्म कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, जब भी आप कम डेप्थ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर डेप्थ कम है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस कम है, डेप्थ कम होने पर इफेक्टिव स्ट्रेस कम है, तो वहां पर कन्फाइनिंग प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो कन्फाइनिंग प्रेशर कम है, या मैं कह दूं कि बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में कम नंबर ऑफ ब्लोस में ही आपका जो सैंपलर होगा वो पेनिट्रेट हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको एसपीटी नंबर ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा,
सेकंड कंडीशन में ऑफ कोर्स कम मिलेगा, मतलब आपका जो एसपीटी नंबर होगा वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। तो आपका क्या हो चुका है, एसपीटी नंबर अंडर एस्टिमेट हो चुका है। जब इट वाज ओवर एस्टिमेटेड नो प्रॉब्लम इन दैट, बट व्हेन इट इज अंडर एस्टिमेटेड आपकी बियरिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी है, कम। एक्चुअली कम बियरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, एट दी लेस डेप्थ। तो वही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जब भी आप टेस्ट को कम डेप्थ पर परफॉर्म करते हैं तो वहां पर कन्फाइनिंग प्रेशर कम रहता है। कन्फाइनिंग प्रेशर कम रहता है तो कम नंबर ऑफ ब्लोस में ही आपका सैंपलर नीचे चला जाता है, मतलब आपकी एसपीटी वैल्यू अंडर एस्टिमेटेड हो जाती है, मतलब जितनी आना चाहिए उससे कम एस्टिमेट होती है। ऐसी कंडीशन में, और ये वाला जब आप लार्ज डेप्थ पर परफॉर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़ते हैं, तो ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे दिक्कत है, ये अंडर एस्टिमेटेड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे इसको फिर करेक्ट करना जरूरी है। तो बात करते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, ओवरबर्डन करेक्शन। अंडर एस्टिमेटेड है मतलब कम वैल्यू मिल रहा है मुझे फील्ड से, तो मुझे उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहां पर ये ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर का जो यूज है वो यूज है आपकी फील्ड से जो एसपीटी वैल्यू मिल रही है उसको मैग्नीफाई करना, उसको बढ़ाना, ये करेक्शन फैक्टर लगाकर। तो यहां पर हम बात करेंगे ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर की कि कैसे हम इसमें करेक्शन लगाते हैं। तो मेरे पास एक करेक्शन का फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। फॉर्मूला इज N1 इक्वल टू N0 350 डिवाइड बाय 70 प्लस सिग्मा बार। यहां पर N1 क्या है, अच्छा पहले बताता हूं N0 क्या है। N0 है आपका फील्ड से ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्या है, फील्ड से निकाला गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपने फील्ड पे नंबर ऑफ ब्लोज लगाए और लास्ट 300 mm थिकनेस ऑफ सॉइल को पेनिट्रेट करने में जितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे उसका सम इज द एसपीटी नंबर, उसको मैं N0 से शो कर रहा हूं ऑब्जर्व वैल्यू, जिसको मुझे करेक्ट करना है। और मैंने ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर, ये क्या है मेरे पास, ये जो 350 डिवाइड बाय 70 प्लस सिग्मा बार नजर आ रहा है, ये है आपका ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर है। क्या है ये, करेक्शन फैक्टर है। तो इस करेक्शन फैक्टर का इस एसपीटी नंबर में मल्टीप्लाई किया तो आपको N1 मिल गया, जो कि है आपका ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के बाद करेक्टेड वैल्यू। तो ये था फील्ड से मिला हुआ वैल्यू और ये हो चुका है आपका करेक्टेड वैल्यू। क्या हो चुका है, ये हो चुका है आपका करेक्टेड वैल्यू। ठीक, तो चलिए फील्ड से ऑब्जर्व वैल्यू हो गई, करेक्टेड वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, ये हो चुका है हमारा ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर। सिग्मा बार क्या है, सिग्मा बार है आपका ओवरबर्डन प्रेशर या इफेक्टिव स्ट्रेस एट द टेस्ट लेवल। मतलब कि मैं इस जगह पर टेस्ट को परफॉर्म कर रहा हूं ना, यहां तक 150 150 150 450 mm यहां तक मैंने टेस्ट को परफॉर्म किया है, तो इस लेवल तक, इसको मैं क्या हुआ, टेस्ट लेवल, इस लेवल तक, ग्राउंड सरफेस से लेकर इस लेवल तक इफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब मैं कह दूं कि यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर डिस्टेंस हो रही है, तो 3 मीटर इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी दी सिग्मा बार। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो सिग्मा बार है ये क्या है, ओवरबर्डन, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर होगा। ये जो सिग्मा बार है इसकी वैल्यू कभी भी 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों बड़ा होना नहीं चाहिए, 280 आप यहां पर रखो, 280 प्लस 70 350 हो गया, 350 से 350 कैंसिल हो गया तो N1 इक्वल टू N0 हो गया। 250 के ना तो 280 के ना तो इक्वल होना चाहिए, ना ही उससे बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा हो गया तो क्या हो गया, सपोज यहाँ पे 300 रखो, 300 प्लस 70 370, 350 डिवाइड बाय 370, वैल्यू विल बी लेस देन 1, वैल्यू विल बी लेस देन 1 इनटू N0, देन N1 क्या हो जाएगा, N0 से भी बड़ा हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बन रहा है कि इफ
सिग्मा बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 280, ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, N1 जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा N0 से, जो कि हम कभी नहीं चाहते। हम तो करेक्शन क्यों कर रहे हैं, हम करेक्शन इसलिए कर रहे हैं ओवरबर्डन करेक्शन, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ एसपीटी को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, घटाना थोड़ी ना चाहते हैं भाई। इसलिए बढ़ाने के लिए आपका सिग्मा बार कभी भी 280 से बड़ा नहीं रखना है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि सिग्मा बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 280। इफ इट इज ग्रेटर देन 280 देन if it is greater than 280 then you have to ignore this test, you do not need to apply this overburden correction test, then do not need to apply this test। मतलब ऐसी कंडीशन में N1 का वैल्यू N0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। तो ये था आपका ओवरबर्डन करेक्शन के बारे में डिस्कशन। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम देखेंगे ओवरबर्डन करेक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप का करेक्शन जो होता है वो होता है वाटर टेबल करेक्शन, या जिसको मैं क्या कह सकता हूं, डायलेटेंसी करेक्शन। तो यहां पर अब मैं इसको अभी हटा रहा हूं, और एक बात आपको याद रखना है कि जो ओवरबर्डन करेक्शन के बाद ही आपको डायलेटेंसी या वाटर टेबल करेक्शन लगाना है। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप का करेक्शन जो है वो है मेरे पास वाटर टेबल या फिर डायलेटेंसी करेक्शन। अब ये जो वाटर टेबल या डायलेटेंसी करेक्शन है ये कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो वाटर टेबल करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन जो है ये हमेशा ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के बाद लगाया जा सकता है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले वाटर टेबल करेक्शन लगा दिया फिर ओवरबर्डन करेक्शन लगाया, नो, इट डजंट हैपन। आपको हमेशा पहले क्या लगाना है, ओवरबर्डन करेक्शन लगाना है, और उसके बाद फिर आपको कौन सा लगाना है, उसके बाद फिर आपको लगाना होगा वाटर टेबल करेक्शन। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे कि वाटर टेबल करेक्शन कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो पहली बात कि ये जो करेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ फाइन सैंड एंड सिल्ट के अंदर ही लगाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो करेक्शन है ये इस तरीके से लगाया जाता है, N2 इक्वल टू 15 प्लस हाफ ऑफ N1 माइनस 15। ये N2 क्या चीज है, N1 क्या चीज है, तो आप लोग जानते हैं N1 क्या है। N1 है ओवरबर्डन करेक्शन लगाने के बाद जो करेक्टेड वैल्यू मिलती है वो है N1। N2 क्या है, वाटर टेबल करेक्शन लगाने के बाद जो करेक्टेड फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी N2। तो N2 फाइनल वैल्यू हो चुकी है, करेक्टेड वैल्यू हो चुकी है, और N1 क्या है, ओवरबर्डन लगाने के बाद करेक्टेड वैल्यू है। मतलब यदि आपको N2 निकालना है, मतलब वाटर टेबल करेक्शन लगाना है, तो पहले आपको क्या लगाना होगा, ओवरबर्डन करेक्शन लगाना होगा, वहां से N1 निकालना होगा और फिर आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ही एक बात। अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश यदि मैं करूं तो यहां पर मैं N1 की जो भी वैल्यू रखूं, कुछ भी वैल्यू रखूं, ग्रेटर देन 15 की बात कर रहा हूं, ये सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, ये फाइन सैंड एंड सिल्ट में लगाया जाता है, और ये तभी लगाया जाएगा जब N1 बड़ा हो 15 से। यदि N1 छोटा आ रहा है 15 से, देन दिस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? सो N1 हमेशा 15 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होने पर दिस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लगाना नहीं है फिर आपको ये टेस्ट वाटर टेबल वाला। ये तो हुई दूसरी बात। इस टेस्ट में आप देखो N1 की वैल्यू 15 से कुछ भी बड़ी वाली में यहां पर रख दो, कुछ भी रख दूं, N2 का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा N1 से। कुछ भी वैल्यू रखो, फॉर एग्जांपल मैं 20 रखता हूं, चलो 20 माइनस 15 5 बचा, डिवाइड बाय 2 2.5 प्लस 15 17.5। तो N1 मैंने कितना लिया था, 20 लिया था,
N2 कितना आया 17.5 आया, मतलब N2 छोटा हो गया N1, तो N1 का कुछ भी वैल्यू रखूं N2 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। मतलब यहां पर जो N2 है वो क्या हो रहा है, कम है N1 से। मतलब ये जो करेक्शन टेस्ट फैक्टर है या जो करेक्शन कर रहे हैं हम वाटर टेबल करेक्शन, वो एसपीटी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, पहला वाला जो ओवरबर्डन करेक्शन लगाते हैं वो वैल्यू को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, एसपीटी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं। लेकिन ये जो वाटर टेबल करेक्शन है, ये करेक्शन आप यहां पर एसपीटी को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो क्यों रिड्यूस करना पड़ रहा था, अच्छा ओवरबर्डन में मुझे वैल्यू को इंक्रीज क्यों करना पड़ा था, क्योंकि जो वैल्यू थी वो अंडर एस्टिमेटेड थी। यहां पर मुझे वैल्यू को रिड्यूस क्यों करना पड़ रहा है, तो यहां पर एसपीटी वैल्यू को मुझे रिड्यूस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेटेड है। तो क्यों भाई ओवर एस्टिमेटेड कैसे हो गई यहां पर, तो समझने की कोशिश करेंगे। नाम मैंने क्यों दे रखा है वाटर टेबल करेक्शन, यहां पर ये टेस्ट आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका क्या कहते हैं वाटर टेबल टेस्ट लेवल पर अवेलेबल हो या टेस्ट लेवल से ऊपर अवेलेबल हो। मतलब आपका जो वाटर टेबल है या तो इस लेवल पर अवेलेबल हो या फिर इससे ऊपर अवेलेबल हो, तब ये टेस्ट आपको लगाना है। यदि आपका वाटर टेबल टेस्ट लेवल से नीचे अवेलेबल है, तब आपको ये टेस्ट नहीं लगाना है, मतलब ये करेक्शन नहीं लगाना है। क्लियर, तो ये जो वाटर टेबल करेक्शन है ये तभी लगाया जाता है जब वाटर टेबल आपके टेस्ट लेवल से ऊपर या टेस्ट लेवल पर प्रेजेंट हो। टेस्ट लेवल से नीचे प्रेजेंट होने पर दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, एक बात। दूसरी बात, ये टेस्ट के अंदर हो क्या रहा है। आप सोचिए यदि आपकी सॉइल के अंदर वाटर टेबल है आपके टेस्ट लेवल के ऊपर, तो वहां पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। ऑफ कोर्स यदि वाटर टेबल है तो पोर वाटर प्रेशर लग रहा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहे होंगे। पोर वाटर प्रेशर यदि लग रहा है, बायोन्सी फोर्स है, कहां लगता है पोर वाटर प्रेशर, इज द बायोन्सी, ये कहां लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। तो आप जब सैंपलर है यहां पर, ये सैंपलर है, उस पर हैमर से डायनामिक एक्शन कर रहे हैं और यहां पर वाटर प्रेजेंट है जो कि पोर वाटर प्रेशर लगाने की क्षमता रखता है। तो जैसे ही आपने इस सैंपलर के ऊपर हैमर लगाया, वाटर में क्या होगा, एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस डायनामिक इफेक्ट ऑफ हैमर। तो ये जो वाटर होगा यहां का, वो आपको पोर वाटर प्रेशर रेजिस्टेंस देने लगेगा, प्रेशर रेजिस्टेंस देगा, पोर प्रेशर रेजिस्टेंस जिसको मैं कहूंगा। तो आपने एक हैमर लगाया, वाटर प्रेजेंट था, ये पोर प्रेशर रेजिस्टेंस देगा ऊपर की तरफ। फिर आपने एक हैमर लगाया, फिर और पोर प्रेशर रेजिस्टेंस, एक हैमर लगाया, फिर पोर वाटर प्रेशर रेजिस्टेंस। तो आप सोचिए नीचे से वाटर ऊपर की तरफ क्या दे रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में बायोन्सी फोर्स दे रहा है, प्रेशर रेजिस्टेंस दे रहा है, जिसके कारण सैंपलर को नीचे पेनिट्रेट करने में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं। मतलब यहां पर वाटर प्रेजेंट होने के कारण ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, तो आपकी वैल्यूज क्या हो चुकी है, एसपीटी की ज्यादा हो चुकी है, मतलब ओवर एस्टिमेटेड हो चुकी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वाटर टेबल प्रेजेंट होने के कारण पोर प्रेशर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट दी अप्लाइड फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वहां पर आपका एसपीटी नंबर ज्यादा हो जाता है, ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है, जिसको कम करना जरूरी है। तो इस फॉर्मूले से करेक्ट कर दिया और N2 लेस देन N1 उसको कम कर दिया। तो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर हम क्यों लगाते हैं, ओवरबर्डन करेक्शन हम लगाते हैं वैल्यू को मैग्नीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बिकॉज इट वाज अंडर एस्टिमेटेड फॉर लेस डेप्थ। लेकिन हम यहां पर वाटर टेबल करेक्शन में क्या करते हैं, यहां पर हम वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर वो क्या था, ओवर एस्टिमेटेड था पोर वाटर रेजिस्टेंस के कारण। क्लियर, तो इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया है। तो ये था आपका वाटर टेबल करेक्शन, जिसको आप डायलेटेंसी करेक्शन भी कह सकते हैं। अब ये जो करेक्शन है ये सैंड में या सिल्ट में ही क्यों लगाया जाता है, तो मैं आपको पहले तो एक ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट पूरा एसपीटी टेस्ट डेंस सैंड के लिए यूज किया जाता है। कौन से सैंड में, डेंस सैंड के लिए सुटेबल है। क्यों भाई डेंस सैंड के लिए सुटेबल क्यों है, क्योंकि फाइन सैंड
एंड सील्ड के अंदर ये डेंस सैंड के लिए सुटेबल है, इस पे 3 एरो लगाता हूं मैं। डेंस सैंड के लिए बहुत अच्छा है, मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर डेंस सैंड। लेकिन फाइन सैंड एंड सिल्ट के अंदर एक ही एरो लगाऊंगा कि ठीक है, या 2 एरो लगा देता हूं, ओके ओके। क्योंकि यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, पोर वाटर प्रेशर अगेंस्ट द ड्यू टू दी डायनेमिक एक्शन ऑफ द हैमर के कारण उसमें एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर। मैं आपको कंसल्टेशन पढ़ा चुका हूं, जब भी कोई एडिशनल लोड आता है पूरा की पूरा कौन ले लेता है, वाटर ले लेता है, तो इसमें यहां पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है फाइन सैंड एंड सिल्ट्स के अंदर, जिसके कारण एसपीटी की जो वैल्यू होती है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है। इसलिए फाइन सैंड और सिल्ट में जब वाटर टेबल प्रेजेंट हो तो हम सूटेबल नहीं मानते इस टेस्ट को। यदि मुझे कहा जाए क्ले के बारे में या फाइन सॉइल के लिए, तो उसके लिए मैं कहूंगा क्ले या फाइन सिल्ट में कह दूं, फाइन सिल्ट। उसके लिए मैं सिर्फ एक एरो लगाऊंगा या फिर नहीं भी लगाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ये टेस्ट। क्यों भाई, ये उसलिए सुटेबल नहीं है क्योंकि यहां पर जब डायनेमिक एक्शन होगी हैमर की तो 2 घटनाएं एक साथ होगी। पहला तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि क्ले है, यहां पर कंसोलिडेशन होता है तो पोर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर, एक बात। दूसरी घटना क्या होगी, ये जो क्ले है ये सॉफ्ट है, फाइन है, स्मूथ है, प्लास्टिसिटी है, तो जब इसके ऊपर डायनेमिक एक्शन होगा हैमर का, सॉइल रिमोल्ड हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर फाइन सैंड एंड सिल्ट का रिमोल्डिंग पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यहां पर क्या ऑकर होता है, यहां पर सिर्फ पोर प्रेशर रेजिस्टेंस ऑकर होता है। यहां पर पोर प्रेशर रेजिस्टेंस और साथ ही साथ में रिमोल्डिंग ऑफ सॉइल ऑकर होता है। तो ये दोनों ही सुटेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, ये फिर भी ओके है। लेकिन डेंस सैंड में यदि वाटर टेबल प्रेजेंट है तो प्रेशर लगाने पर, हैमर से लोड लगाने पर क्या डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर तो डेवलप होता ही है T = 0 पर। चूंकि डेंस सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा होती है तो जो एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता था वो बाहर भी निकल जाता था। तो यहां पर ये मोस्ट कॉमन सुटेबल है डेंस सैंड के लिए, लेकिन इसके लिए ओके फाइन यू कैन यूज, इसके लिए नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था एसपीटी टेस्ट पर डिस्कशन। अब ये मैंने बात कर लिया एसपीटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से करेक्शंस लगाने होते हैं, क्यों लगाने होते हैं, उनके बारे में मैंने बात किया। अब मैं इसके अंदर एक बात और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, ये जो टेस्ट है वो कितने लेवल्स पर परफॉर्म होता है, ये जो टेस्ट है वो कितने लेवल्स पर परफॉर्म होता है। तो ये जो टेस्ट है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर परफॉर्म करना है। या तो हर एक लेवल पर परफॉर्म करो जहां जहां सॉइल का स्ट्रेटा चेंज होता चला जा रहा है, या फिर 1.5 मीटर इंटरवल पर परफॉर्म करो। क्लियर, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों में से जो भी लेस हो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं यहां पर। तो मैंने क्या किया, एक एसपीटी टेस्ट परफॉर्म किया ग्राउंड में। एक प्लॉट मैंने खरीदा था, वहां पर मैं एक बड़ा हेवी कंस्ट्रक्शन करना जा रहा था, तो मुझे वहां की एसपीटी वैल्यू डिटरमाइन करना थी। मैंने पूरा सेटअप वहां पर लगाया और अलग अलग डेप्थ पर मैंने क्या किया, एसपीटी टेस्ट परफॉर्म किया। 1.5 मीटर डेप्थ पर पहले परफॉर्म किया, फिर उसके नीचे 1.5 मीटर डेप्थ पर परफॉर्म किया, उसके नीचे 1.5 पर, उसके नीचे 1.5 पर। तो ऐसा मैंने टोटल 6 मीटर तक कर रखा है। तो हर एक 1.5 मीटर का मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है करेक्टेड वैल्यू। सपोज NA, NB, NC, ND। अच्छा, मुझे मिला क्या फील्ड से, फील्ड से मुझे मिला था NA, NB, NC, ND, ये मुझे मिले थे। स्मॉल में लिखा है N स्मॉल a, N स्मॉल b, N स्मॉल c, N स्मॉल d, ये आपको मिले थे फील्ड से। उसको मैंने करेक्टेड किया इन वैल्यूज को, ओवरबर्डन प्रेशर के लिए, वाटर टेबल करेक्शंस के लिए, दोनों के लिए करेक्ट किया, तब जाके मुझे फाइनल वैल्यू यहां पर मिल चुकी है। करेक्टेड वैल्यू, फाइनल करेक्टेड वैल्यू जिसको हम N2 से शो करते थे, ये वो है NA, NB, NC, ND।
4 अलग अलग लेवल पर मैंने परफॉर्म किया था, तो 4 मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब यदि मुझे बियरिंग कैपेसिटी निकालना है अपनी सॉइल में, तो इन चारों में से कौन सी वैल्यू यूज करूं भाई मैं? आपने कहा था सर कि आपको नंबर ऑफ लेवल पर टेस्ट परफॉर्म करना है, मैंने नंबर ऑफ लेवल पर टेस्ट परफॉर्म कर दिया, 4 लेवल पर परफॉर्म किया, हर एक लेवल की थिकनेस मैंने 1.5 मीटर मानी, हर एक 1.5 मीटर के लिए मुझे एक वैल्यू मिली, फिर दूसरी 1.5 के लिए दूसरी वैल्यू मिली, फिर तीसरी 1.5 के लिए तीसरी, चौथी के लिए चौथी मिली, 4 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है सर एसपीटी की। करेक्ट भी कर दिया मैंने उसको ओवरबर्डन के लिए, और हर एक को ओवरबर्डन और वाटर टेबल के लिए, हर एक को ओवरबर्डन वाटर टेबल, ओवरबर्डन वाटर टेबल, ओवरबर्डन वाटर टेबल के लिए करेक्ट कर दिया है। अब इन 4 में से मैं कौन सी वैल्यू यूज करूं बियरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एवरेज लो, एन एवरेज। कैसे ले लेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी डिवाइड बाय 4। आप ये वैल्यू यूज करिए आपका बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। कैसे निकालना बियरिंग कैपेसिटी आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में क्या करना है, इसको अब मैं लिखूंगा n। तो जहां पर भी मैं डायरेक्टली n लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, वो आपकी एवरेज लिया गया वैल्यू होगा, करेक्टेड फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है तो हमारे पास ये आ चुका है एवरेज करेक्टेड वैल्यू। एवरेज आपको ले लेना है और फिर उसको अभी मैं बताऊंगा, अलग अलग ऑथर्स ने नंबर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, विच आर द फंक्शंस ऑफ योर फाइनल करेक्टेड वैल्यू n। तो आप ये n वैल्यू वहां पर पुट करेंगे और आपका आंसर निकाल लेंगे। कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास na का वैल्यू है 30, nb का वैल्यू है मेरे पास 32, nc का वैल्यू है मेरे पास 62, nd का वैल्यू मुझे मिला है फॉर एग्जाम्पल 37। मुझे कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपने जो n एवरेज यहां पर निकाल रखा है, na प्लस nb प्लस nc प्लस nd डिवाइड बाय 4 करके, वो n एवरेज इंडिविजुअल वैल्यू से 50% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपका इंडिविजुअल वैल्यू, और I should say the variation in the individual value of SPT number shall not be more than 50% of F average from the F average। बोलने का मतलब यह है कि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज लिख रखी है यहां पर, इन 4 वैल्यू का मैंने पहले एवरेज निकाला, n एवरेज कितना वैल्यू हो जाएगा, 30 प्लस 32 प्लस 62 प्लस 37 डिवाइड बाय 4। तो n का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कितना होता है। हमने यहां पर वैल्यू निकालना चाहा था 30 प्लस 32 प्लस 62 प्लस 37, 161 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 करा तो 40.25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40.25। एसपीटी नंबर जो होता है वो डेसिमल में नहीं लेना चाहिए, इसको मैं तकरीबन कितना ले लेता हूं, 40 ले लेता हूं। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने 40 क्यों लिया, 41 भी तो ले सकते थे। तो जो नियरेस्ट होगा इंटीजर वो आपको लेना है। यदि मुझे यहां पर 40.85 मिल जाता, 40.85 मिल जाता तो उसको मैं 41 मान लेता। अभी 40.25 मिला है, आधा से इधर साइड है, आधे के उधर साइड होता तो 41, आधे के इधर साइड है तो 40। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूं n मेरे पास जो एवरेज आ रहा है वो 40 नंबर ऑफ ब्लोज आ रहे हैं, क्योंकि ब्लो क्या डेसिमल में हो सकते हैं, ब्लोज तो 1 2 3 ऐसे होते हैं, तो ये 40 ब्लोज आ चुके हैं। मैं बोल रहा हूं 50% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए ऑफ n एवरेज। 50% मतलब इसका कितना ले लूं, 1.5 टाइम्स। सो 1.5 टाइम्स ऑफ योर n एवरेज, 1.5 टाइम्स ऑफ n एवरेज। n एवरेज मैंने कितना कैलकुलेट करा है, 40। कितनी वैल्यू आ रही है यहां पर, 1.5 इंटू 40, 60 वैल्यू आ रही है, 15 चौक 60, तो 60 वैल्यू आ चुकी है आपका। सो 60 वैल्यू यदि आया है आपका, ये वाला लेस देन 60 है, नो प्रॉब्लम, करेक्टेड, सही है। 32 लेस देन 60 है, नो प्रॉब्लम, करेक्टेड है।
लेस देन 60 है, करेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है एनसी का, ये 60 को क्रॉस कर चुका है। तो वही मैंने बताया था कि इंडिविजुअल वेरिएशन इन दी एसपीटी वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द एफ एवरेज फ्रॉम द एफ एवरेज। तो 50% बढ़ा के मैंने लिखा था 1.5, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए आपकी एसपीटी वैल्यूज ने। ये है आपका परमिसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसपीटी 60। तो ये कितना हो रहा है 62, मतलब इस वैल्यू को वो क्या कर चुका है, एन एवरेज की 1.5 टाइम्स वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये रॉन्ग है, आपको ये वैल्यू कंसिडर नहीं करना, यू हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू एनसी। तो मैंने क्या किया, अब इस वैल्यू एनसी को इग्नोर कर दिया। तो अब मेरे पास कितनी वैल्यू बचती है, एन ए की वैल्यू बचती है, एन बी की वैल्यू बचती है और एन डी का वैल्यू बचता है। तो अब आपके पास जो एन एवरेज निकलेगा, ये जिसको मैं सिर्फ एन से भी डिनोट करने वाला हूं, वो रिमेनिंग वैल्यूज के लिए आपको निकालना है। तो एन ए कितना था 30, दूसरा एन टू 32, मतलब एन बी 32 और एन डी लूंगा, इस बार एन सी नहीं लूंगा, डायरेक्टली 37 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 32 प्लस 37, 99 हो गया, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 33 आना चाहिए, यस। सो यह आ जाएगा आपका 33। तो ये आपका फाइनल और एवरेज करेक्टेड वैल्यू है, जिसको आप डायरेक्टली बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में रखेंगे और वहां से अपना क्या निकाल देंगे, आप निकाल देंगे बियरिंग कैपेसिटी। तो ये था आपका एसपीटी टेस्ट। तो वो कौन सी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में रखना है, तो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि एक इक्वेशन जैसे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इक्वेशंस, वहां पर इसका आप यूज करेंगे। ये इक्वेशन, ये जो एसपीटी टेस्ट है, ये सिर्फ शेलो फाउंडेशन के लिए नहीं बल्कि डीप फाउंडेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। वहां पर भी एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करते हुए डीप फाउंडेशन में, पाइल फाउंडेशन में अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ पाइल भी निकाली जाएगी। तो ये था एंटायर पिक्चर किसके ऊपर, एसपीटी टेस्ट के ऊपर। अभी मैं फिलहाल में, अब आपको क्या करना होगा, मैं तो बहुत देर बोल लिया, अब आपको बनाना होगा नोट्स। तो इसको तो मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है, इसको हम हटाते हैं और अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे नोट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी प्लेट लोड टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, शॉर्ट में एसपीटी टेस्ट लिखेंगे। ये कोड हमको यूज करना है, ये फिगर बकायदा अच्छे से आप लोग बनाएंगे, है ना। अब उसके बाद इस टेस्ट के नीचे इसकी प्रोसीजर लिखेंगे या इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट लिख के आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने बकायदा लिख रखे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करते हुए। This test is performed in a clean borehole of size 100 mm to 150 mm. IS 2131-1981 is used for this test. In boreholes, casing and drilling mud can be used when drilling is to be done in soft clay or loose sand. This test shall be performed at every change in strata at intervals not more than 1.5 meter, whichever is less. The sample is penetrated at the bottom of the borehole by dynamic mechanism of hammer. इतने 5 पॉइंट लिखे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है the weight of the hammer of and the height of free fall are 63.5 kg and 75 centimeter respectively. The split spoon sampler is first allowed to sink by its oven self weight, then number of blows are applied. This test is performed in 3 stages of 150 mm each, मतलब 3 थिकनेस मैंने आपको बताया था। The number of blows required in first 150 mm penetration of a sampler are ignored for sitting drive. Total number of blows required in last 300 mm penetration of sampler is given as SPT number और SPT value। ठीक है, ये बाकी के मेरे और 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट हो चुके हैं, पूरा आप बाकायदा नोट करेंगे। जितने अभी तक मैंने डिस्कशन करा है पूरा बोर्ड पे लिख रखा है। आगे बढ़ेंगे 11 पॉइंट्स की तरफ। Sometimes entire sampler sinks into the soil due to its self weight only. In that case, no hammer blows are required. SPT values can be given as 0. जब हैमर आपने ब्लोज लगाए नहीं, सॉइल बहुत लूज है, खुद के वेट के कारण सिंक हो चुका है आपका सैम्पलर, तो SPT वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है।
द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एसपीटी फ्रॉम द फील्ड रिक्वायर्स सम करेक्शंस, ओवरबर्डन करेक्शन, वाटर टेबल करेक्शन, जिसको हम डायलेटेंसी करेक्शन भी कह सकते हैं, फाइन करेक्शन भी कह सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले ओवरबर्डन करेक्शन की। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओवरबर्डन करेक्शन, उसका रीजन पूरा क्या कारण है वो पूरा लिख रखा है, मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। This correction is mainly required in cohesion-less soil or granular soil. It is observed that on increasing depth, effective overburden pressure, confining pressure increases. Due to high confining pressure at the larger depth, SPT number is overestimated. But when the confining pressure is less in the loose soil or at the smaller depth, SPT number is underestimated. So to magnify the SPT number, overburden correction is required. ये फॉर्मूला हमने ओवरबर्डन करेक्शन का लिखवाया था। N1 क्या था? करेक्टेड वैल्यू थी आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन। N0 क्या था? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एसपीटी फ्रॉम द फील्ड था। सिग्मा बार ओवरबर्डन प्रेशर या इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द टेस्ट लेवल था, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो कभी भी 280 से बड़ा नहीं आना चाहिए। इफ यदि सिग्मा बार का वैल्यू 280 से बड़ा आता है देन दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है, कोहेजनलेस सॉइल में ये टेस्ट ग्रेनुलर ये लगाना होता है। तो ये था आपका ओवरबर्डन करेक्शन, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट में बोर्ड पर क्या लिखने वाला हूँ आपके लिए, वाटर टेबल करेक्शन के बारे में हम लिखेंगे और भी जो मैंने डिस्कस करा था वो पूरा मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर वाटर टेबल करेक्शन की। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वाटर टेबल करेक्शन, ये जो लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए लिख रखा है, मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिए। This correction is applied in fine sand and silt when water table is present. Then this correction shall be applied when the water table is at or above the test level. If water table is below the test level, then this correction is not required. Due to dynamic action of hammer, pore pressure resistance is developed, which causes SPT number to be overestimated. So therefore to reduce the SPT value, this correction is required. N2 equal to 15 plus half of N1 minus 15, ये हम देख चुके हैं। N1 हमेशा 15 से बड़ा होना चाहिए तभी आप ये करेक्शन लगाएंगे। N2 फाइनल करेक्टेड वैल्यू है आफ्टर दी ओवरबर्डन आफ्टर दी वाटर टेबल करेक्शन। N1 क्या है? करेक्टेड वैल्यू है आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन, मतलब आपको पहले ओवरबर्डन करेक्शन लगाना होगा, उसके बाद आप वाटर टेबल करेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इफ N1 इज लेस देन 15 देन दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ N1 बड़ा होना चाहिए 15 से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एसपीटी वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, बुलेट पॉइंट, उसको नोट करेंगे। वाटर टेबल करेक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन, एक बात। दूसरी बात, दिस एसपीटी टेस्ट इज सुटेबल डेंस एंड, हम बता चुके हैं, क्योंकि डेंस एंड के अंदर वाटर यदि प्रेजेंट भी है तो डायनेमिक एक्शन ऑफ हैमर के कारण जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा हाई परमेबिलिटी ऑफ डेंस एंड के कारण बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिल्ट और पोर प्रेशर रेजिस्टेंस, सिल्ट और फाइन सेंड्स में या लूज सेंड कहूँ, आप चाहें तो इसको फाइन सेंड्स भी लिख सकते हैं, लूज सेंड लिखा हूँ, आप चाहें तो फाइन सेंड्स भी लिख सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट होने के कारण पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है। इट इज़ जनरली नॉट सुटेबल फॉर क्ले, क्योंकि उसके अंदर पोर प्रेशर रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, रिमोल्डेड हो जाता है, ठीक है। ये हो चुका है आपका थर्ड पॉइंट नोट का। फोर्थ नोट यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर नोट नंबर 4 देखेंगे कि हमने मान लिया कि NA, NB, NC, ND क्या है, करेक्टेड वैल्यूज है आफ्टर फाइनल करेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू आपको लेना है फर्दर कैलकुलेशन के लिए, मतलब बियरिंग कैपेसिटी वगैरह एस्टिमेट करने के लिए। तो NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND डिवाइड बाय 4 एन एवरेज हो जाएगा। एनी ऑफ द करेक्टेड वैल्यू NA, NB, NC and ND हैज more than 50% variation with average SPT value, then that value is wrong. It shall be ignored. हमें सो वो वैल्यू क्या करना है, इग्नोर करना है। Now average value shall be estimated from remaining values. तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, NA का वैल्यू मैंने मान लिया था 30, NB मैंने मान लिया था 32, NC मान लिया था मैंने 62 और ND मैंने मान लिया था 37। इनका एवरेज दिया था 40.25, मेरे पास एवरेज मिला था और फिर उसको मैंने 40 मान लिया था, उसका 1.5 टाइम्स लिया, नॉट मोर देन 50% ऑफ एफ एवरेज, तो 1.5 लेना पड़ेगा रेंज बनाने के लिए। सो 1.5 से मल्टीप्लाई करके 60 मिला था। ये 60 मैक्सिमम वैल्यू, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे बाहर जा रहे हो मतलब आपने जो वैल्यू एस्टिमेट करी है वो टेस्ट में गलत एस्टिमेट करी है। सो रॉन्ग वैल्यू मिल रही थी मुझे NC की, क्योंकि
क्योंकि वो 62 था विच इज ग्रेटर देन 60, तो मैंने 62 को इग्नोर कर दिया। बची हुई जो 3 वैल्यूज है उसका यूज करते हुए मैंने यहाँ पर क्या करा है, हमारा एन एवरेज एस्टिमेट करा है, मतलब NA प्लस NB प्लस ND 30 प्लस 32 प्लस 37 डिवाइड बाई 3 से वैल्यू आ चुका है 33। सो दिस वाज द एंटायर पिक्चर ऑफ योर एसपीटी टेस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है और अच्छा से किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, कब कौन सी कंडीशन में कौन सा करेक्शन लगाना है, कौन सा करेक्शन नहीं लगाना है, कौन सी सॉइल में सूटेबल कौन सी सॉइल में सूटेबल नहीं है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ वी हैव सीन इन दिस एसपीटी टेस्ट। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस एसपीटी टेस्ट। थैंक यू।